हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके प्यारा सा यूट्यूब चैनल साइंस संग्रह में। साथियों, कैसे हो आप सभी कोई? मैं आशा करता हूं आप सभी कोई मस्त होंगे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और खूब आगे बढ़िए। मेहनत कीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए, माता पिता के सपनों को पूरा कीजिए, संस्कार अच्छे रखिए, अनुशासित रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। कैसे हो आप सभी कोई? एक बार चैट सेक्शन में पहले हाल समाचार हो जाए, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को। ठीक है, पहले हाल समाचार एक बार हो जाए और एक बार आप सभी को शेयर कर दो वीडियो को और बता दो कि आवाज सही है ना ऑडियो की। अब तो दिक्कत नहीं हो रही, पहले काफी ज्यादा ऑडियो का प्रॉब्लम होता था। ठीक है, और बताओ सब कुशल मंगल? एकदम मस्त रहो सब, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। खूब मेहनत कीजिए, लग्न से, मतलब कि दिल से काम करो। कहते हैं ना वजह, जो आज मैं आप लोगों को बताया था वजह क्या होता है। आज सुबह में भी एक छोटा सा मोटिवेशनल वीडियो था, इमोशनल मोटिवेशनल था। दोनों बातें थी, इमोशनली भी था, मोटिवेशन भी था। क्योंकि जैसे भी हो आपको बस समझ आनी चाहिए बात क्या है। किसी भी काम को करने से पहले वजह, लक्ष्य, उद्देश्य बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। ऐसा थोड़ी है कि आप सड़क पे निकल गए, कोई गाड़ी पकड़ लीजिएगा, कोई बस पकड़ लीजिएगा, ऐसा नहीं होता है। एक उद्देश्य होता है, हाँ भाई मुझे मार्केट में जाना है, छठ पूजा का सामान खरीद के लाना है, तब आप जाओगे मार्केट। उद्देश्य होना चाहिए। चलिए, आज के इस वीडियो में आप जुड़े हैं तो इसके पीछे भी आपका कोई ना कोई उद्देश्य है कि आज अनु सर कराने वाले हैं टॉप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 15 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, जो कि 2 मार्क्स से क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। तो लगातार अब हमारा निशाना इधर हो चुका है। फिजिक्स केमिस्ट्री बराबर ऐसी वीडियोस, बायो की भी मिलेगी। इस वीक से बायोलॉजी की भी वीडियो आपको ऐसी मिलेगी जिसमें सर आपको कराएंगे बड़ी ही शानदार ऑब्जेक्टिव सेशन और साथ ही साथ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, सब्जेक्टिव, सब कुछ। ठीक है, चलिए आप सभी को छठ पूजा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलो हंसना स्टार्ट करो और पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम 15 क्वेश्चन चुनिंदा लेकर के आए हैं आपके लिए, ताकि वो कई बार पूछा जाता है तो मिस ना करना, आप अंत तक देख लेना। और इसमें कई सारे क्वेश्चन पहले भी हम करा चुके हैं, आपको भी पता ही होगा वैसे भी। तो चलो देखो, सबसे पहला कितना आसान सा सवाल आता है। सबसे आसान सा सवाल ये पूछता है, लेकिन पूछता है विद्युत फ्लक्स क्या है, इसकी परिभाषा लिखें या मात्रक सहित इसको परिभाषित करें। ऐसा सवाल आपसे पूछा जाता है, व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में आपसे पूछ देगा, परिभाषा तो आपको पता है, लेकिन ध्यान रखना ये जितने क्वेश्चन कराएंगे उसको नोटेड करते चलना, यानी कि मार्क कर लेना MVBI से। मतलब ऐसा मत सोचना कि भुलाई भटकलाई ऐसा नहीं सोचना है। ठीक है, अब इसमें क्या है भाई, इसमें वही है। क्या है सर जी? विद्युत फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? किसी भी विद्युत क्षेत्र से, किसी भी विद्युत क्षेत्र से लंबवत जितनी भी विद्युत बल रेखाएं क्रॉस करती है, पास करती है। जैसे मान लो कि अपने पास एक ये विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। अब इससे जितनी भी विद्युत बल रेखाएं पास कर जाएगी, जितने भी विद्युत बल रेखाएं पास करेगी, जितने भी विद्युत बल रेखाएं निकलेगी, क्रॉस करेगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस कह सकते हो। मतलब इलेक्ट्रिक लाइंस, जो विद्युत बल रेखाएं होती है, उस जितना भी पार करेगा उसकी संख्या को हम कहते हैं विद्युत फ्लक्स। ये विद्युत बल रेखाओं की संख्या जितनी ज्यादा होगी, समझिएगा विद्युत फ्लक्स दमदार होने वाला है। तो इसको हम लोग कैसे करते हैं? जैसे हम कहते हैं ई डॉट डी ए, ई डॉट डी ए, फाई से लिखते हैं इसको, फाई बराबर ई डॉट डी ए। ये हमारा हो जाता है विद्युत फ्लक्स। ये क्या हो जाता है? विद्युत फ्लक्स। और ई जो होता है बच्चों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ए क्या हो जाता है? डी ए मतलब क्या है? डेल ए, यानी कि अल्प क्षेत्रफल, छोटा सा क्षेत्रफल, अल्प क्षेत्रफल, अल्प क्षेत्रफल। ठीक है, अगर आप इसको परिभाषित करना चाहो, आप इसका डिफिनेशन, क्योंकि आपसे तो भाई डिफिनेशन ही पूछेगा, तो आप खूब सुंदर सा डिफिनेशन क्या लिख सकते हो? एकदम शानदार वाला डिफिनेशन ऐसा लिखो। ये एकदम ऐसा सटीक है, शानदार डिफिनेशन है प्यारे बच्चों, आप नोट कर लो ना इसको।
स्क्रीनशॉट ले लो इसका। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से, विद्युत क्षेत्र होना चाहिए, विद्युत क्षेत्र के अंदर स्थित कोई भी क्षेत्रफल हो, उससे लंबवत दिशा में जो भी बल रेखाएं गुजरती है, उन बल रेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसको फाई से सूचित करते हैं। और ध्यान रखिएगा, बड़ी कमाल की चीजें है ये सब। समझ आया बच्चे? एक बार कंफर्म कर दो, ऑडियो मिल रहा है ना? कुछ बच्चे साउंड का इमोजी लगा के भेज रहे हैं, कुछ बच्चे साउंड का इमोजी लगा के भेज रहे हैं भाई। हाँ चलिए, सही है। तो ये क्लियर हो गया। हाँ, ये भी ध्यान रखिएगा कि यह एक अदिश राशि होता है, इसको साई से या फाई से सूचित करते हैं, साई अथवा फाई से सूचित करते हैं हम लोग। अगर इसका मात्रक निकालना चाहते हो तो क्या होता है फॉर्मूला अपने पास? साई बराबर ई डॉट डी ए। तो ई क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, जिसका यूनिट होता है एनसी इनवर्स, एनसी इनवर्स न्यूटन प्रति कूलम। ये एरिया हो गया अर्थात मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन प्रति कूलम मीटर स्क्वायर एक ये हो जाएगा। या आप डीवी बाई डी एक्स विभव प्रवणता से निकालना चाहते हैं तो ई का हम यूनिट क्या रख देते हैं? डीवी बाई डी एक्स वाला से आप निकालो वोल्ट बटा में मीटर इंटू में मीटर स्क्वायर। एक से कट गया। ओ गड़बड़ हो रहा है क्या? कहीं वोल्ट प्रति मीटर, एक मिनट में इसको चेक कर लेता हूं। ई बराबर क्या हो जाता है? डीवी बाई डी एक्स, डीवी बाई डी एक्स इंटू क्षेत्रफल। क्षेत्रफल निकालिए, मीटर स्क्वायर से आप रख सकते हैं। चलो क्लियर हो गया बच्चों? डन? एक बार लिख दो डन, यस और नो। डन या यस और नो फटाफट से। डन? हाँ, तो एरिया हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाता है वोल्ट बटा में मीटर, इधर मीटर स्क्वायर, तो ये एम से एम कैंसिल, वोल्ट मीटर आ जाएगा। यहाँ पे वोल्ट मीटर होगा, वोल्ट मीटर। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप सभी कोई। आगे बढ़ते हैं दूसरा सवाल की तरफ। विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है? विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र भाई किसी भी परीक्षण आवेश के चारों ओर का ऐसा क्षेत्र जहां तक यह आवेश अपने बल का आभास करता हो, अनुभव करता हो, उसको कहते हैं विद्युत क्षेत्र। अब बात आ जाती है विद्युत क्षेत्र रेखाओं की। अब इसमें आप देखे होंगे इस तरह का रेखा दिया जाता है, और इस रेखा सघन है कि विरल है, नंबर ऑफ लाइंस जो जितनी भी ज्यादा होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं इसको, ये जितना ही ज्यादा होगा, सोचो कि विद्युत क्षेत्र प्रबल हो रहा है, स्ट्रांग हो रहा है। ये नंबर जितना ही कम होगा तो समझना क्या कि भाई विद्युत क्षेत्र दुर्बल हो रहा है। क्या हो रहा है? दुर्बल, यानी कि वीक। अब इसका डिफिनीशन लिखना हो तो आप बड़ा ही प्यार से लिख सकते हैं। जब एक धन परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाए, स्वतंत्र रूप से छोड़ोगे तो भाई वो जिस रास्ते का अनुसरण करता हो, जैसे जैसे वो जाएगा तो हम उसको रास्ते से एक एरो देके दिखाते हैं। जब एक टेस्ट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज धन परीक्षण आवेश को इलेक्ट्रिक फील्ड में यानी कि विद्युत क्षेत्र में इंडिपेंडेंट छोड़ देते हो, तो भाई वो जिस पथ का, पथ मतलब रास्ता, अनुसरण मतलब फॉलो करना, उसी पथ को विद्युत क्षेत्र का रेखा कहते हैं। और ध्यान रखिएगा, गुण की बात किया है कि भाई 2 गुण लिखो। याद रखना दोस्तों, अब जो सवाल होंगे सब ना, अब से जो जनवरी फरवरी तक जो भी क्लासेस होंगी इस टाइप के सवाल का, बड़ा ही जबरदस्त। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे मैं क्या ही बोलूं, अंग्रेजी में कोशिश है कि जहां तहां जो शब्द हैं अंग्रेजी में बोल दूं, बाकी आप उसको जरूर ये करें, एडजस्ट करना पड़ेगा। प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। इसकी जो प्रॉपर्टीज है, ये जो है ध्यान रखिएगा, धन आवेश से, यह धनावेश से निकलकर ऋण आवेश तक पहुंचती है, ऋण आवेश तक जाती है, ऋण आवेश की ओर जाती है, पहला। दूसरा कि भाई विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती, एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, कभी नहीं काटती, कभी प्रतिच्छेदित नहीं करेगी। बताइए, बताइए किसी को दिक्कत?
धन आवेश से उत्पन्न हो करके ऋण आवेश तक जाकर समाप्त हो जाती है। ये विद्युत क्षेत्र रेखाओं का ये गुण है, आपको याद रखना पड़ेगा। इनके दो गुण पूछे जाते हैं आपसे। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? प्लीज बताएं फटाफट से। यह धन आवेश से निकल करके पॉजिटिव चार्ज से निकल करके निगेटिव चार्ज की ओर जाती है और वहां समाप्त हो जाती है। दूसरी बात यह है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को काट नहीं सकती। अगर काटेगी तो यहाँ पे दो स्पर्श रेखा, जो कि पॉसिबल नहीं है। हाँ, कभी भी नेवर इंटरसेप्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेप्ट टू ईच अदर। कभी एक दूसरे को काट नहीं सकती है, कभी एक दूसरे को नहीं काटेगी। ये पहला। दूसरा दो प्रॉपर्टीज है, आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए अगला जो तीसरा नंबर सवाल आता है आवेश के क्वांटमीकरण का। आपको पता है, आप अगर दुकान पे जाओगे कुछ भी खरीदना हो तो आप पैकेट पैकेट की तरह मांगोगे। जैसे क्या, सपोज करो आपको लेना है बिस्किट, तो आप ये नहीं कह सकते कि भैया ए सर हमको 2.5 बिस्कुट दीजिए, तो 2.5 पैकेट, 3.5 पैकेट, 3.25 पैकेट। ऐसा कौन पैकेट है? दुकानदार बहुत चक्का बन के गिर जाएगा। ऐसा कभी पॉसिबल है क्या? आप बताओ। 2.5 पैकेट मैगी पॉसिबल है? 3.5 पैकेट बिस्किट या मिक्सचर पॉसिबल है? नहीं सर। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन भी, अगर आपसे कोई 2.25 इलेक्ट्रॉन, 3.25 को इलेक्ट्रॉन, अरे भैया ये कैसा इलेक्ट्रॉन है? ये पॉसिबल है ही नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। यह हमेशा इंटीजर मल्टीपल होता है, अर्थात पूर्ण गुणज होता है। 1 हो सकता है, 2 पैकेट हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 3.5, पौने, सवा, ये सब नहीं होता। यानी कि डेसिमल वाली जो बात आती है वो नहीं होता। इंटीजर मल्टीपल हम कह सकते हैं कि पूर्ण गुणज होते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, यानी कि एन, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एन, इसको कहते हैं क्वांटमीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आवेश की क्वांटमीकरण इसी को कहते हैं, Q बराबर प्लस माइनस एन। 1 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है, 2 पॉसिबल है, 3 पॉसिबल है, 4 पॉसिबल है। ऐसे में ऑब्जेक्टिव सवाल आपसे कई बार पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में से किस आवेश का अस्तित्व संभव नहीं है। अब दे देगा भैया, देखिए एक ये दे दिया इतना, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी में दे दिया 3.2 10⁻⁻19 कूलम। यहां दे दिया सी में 4.2 × 10⁻⁻19 कूलम। और डी में दे दिया 6.4 × 10⁻⁻19 कूलम। बताइए किसका अस्तित्व को कौन है जो एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब मैं देखता हूं कि अभी कितने बच्चे सही लगा रहे हैं, कितने बच्चे सही जवाब लगा रहे हैं, बताइए, लगाइए। इसमें किसका अस्तित्व नहीं है? किसका अस्तित्व नहीं है? किस चार्ज का अस्तित्व नहीं है? कौन अस्तित्व विहीन है? बताइए तो ऑप्शन ए बी सी डी में से। कुछ बच्चे ए लगा रहे हैं, कुछ सी लगा रहे हैं। फटाफट से सी। वेरी गुड। क्योंकि अभी आपने पढ़ा कि n इंटू ई, जहां n क्या है 1 2 3 4 5 टू n तक। चलो हटाओ भाई, n तक जाएगा। कहां तक जाएगा? n तक जाएगा। सिंपल सा फंडा। अगर हम इसको 16 मानते हैं तो 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 नहीं 42 काम नहीं होने वाला है। 16 चौके 64, यानी कि 1.6 में 4 से गुना करते हैं तो ये 4 इंटू ई, ये 2 इंटू ई, ये 1 इंटू ई, इसको फॉलो कर रहा है। बट ये तो कहेंगे बच्चे क्या? ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो क्वांटमीकरण का अगर आपको डिफिनीशन चाहिए, लीजिए। सभी मुक्त आवेश परिमाण में हमेशा आवेश की मूल इकाई, आवेश की जो मूल इकाई होती है, फंडामेंटल यूनिट्स ए ई जो आप देख रहे हो, इसका पूर्ण गुणज n इंटू ई, यही कहलाता है आवेश का क्वांटमीकरण। Q बराबर प्लस माइनस एन ई, जहां E होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर हुआ? यस जी हाँ। चलिए अगला सवाल आता है कि भाई विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है? अरे बाप रे बाप, काट देगी तो भौकाल मच जाएगा। नहीं काटना है, बिल्कुल नहीं काटना। अगर काटिएगा तो क्या होगा? एक ही बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं, अरे बाप रे बाप। दो विद्युत क्षेत्र रेखा कभी एक दूसरे को नहीं काट सकती। क्यों? क्योंकि यदि वो एक दूसरे को काटेगी तो कटान बिंदु पर दोनों वक्रों पर खींची गई स्पर्श रेखा दो विद्युत क्षेत्र को दिखाएगा, जबकि एक बिंदु पर एक ही विद्युत क्षेत्र नहीं, दो नहीं हो सकता।
गड़बड़ है, वास्तविकता में ये संभव नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लो, मतलब इसको MMVBI लिख लेना, मस्ट मस्ट भुलाइल भटकलाई। ना ना ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में रखना दोस्तों, बड़ा ही जबरदस्त है। दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटेगी, अगर काटेगी बोलेगा सर थोड़ा हटिए, साइड हटिए ना, 2 मिनट बर्दाश्त नहीं होता आपसे, बार बार बोर्ड के सामने आ जाता है, सर्वे ढक जाता है। ले लो फटाफट से, ले लिए, अब मैं आ रहा हूं। काटोगे, अगर कट गई तो कटान बिंदु पर 2 स्पर्श रेखाएं तो 2 विद्युत क्षेत्र, जो कि पॉसिबल नहीं है, वास्तव में यह संभव नहीं है। चलिए, मैं आशा करता हूं क्लियर। एक बार यस और नो बता दीजिए, सब कोई क्लियर हुआ? यस और नो फटाफट से। 2 दिशा प्रदर्शित होने लगेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। ऑप्टिकल फाइबर, अरे बाप रे, ऑप्टिक्स में पढ़ना होता है। ऑप्टिकल फाइबर एक ऐसा युक्ति है कि आप अगर चाहते हैं कि हम प्रकाश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाएं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाए बिना इंटेंसिटी में लॉस किए, या फिर बहुत कम लॉस हो, प्रकाश की तीव्रता में बड़ा ही कम लॉस हो या फिर नहीं हो, और एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना चाहते हैं, तो वैसी परिस्थिति में हम जिस युक्ति का इस्तेमाल करते हैं वो होता है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर, आंसर में हम क्या लिख सकते हैं? यह एक ऐसी युक्ति होती है, ऐसी युक्ति होती है जिसके द्वारा प्रकाश को बिना प्रकाश को उसके तीव्रता में बहुत ही कम हानि, यह एक ऐसी युक्ति यह एक ऐसी युक्ति होती है जिसके द्वारा प्रकाश को उसकी तीव्रता में बहुत ही कम हानि के द्वारा हाँ लिख सकते हो, एक स्थान द्वारा एक स्थान से, भाई हैंडराइटिंग थोड़ा सा इंप्रूव कर लेना आप लोग, हमारी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं, देखो मैं ऐसे लिखता हूं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है इसमें। तो ये क्लियर हो गया। ऑप्टिकल फाइबर का जो ये होता है ऐसे कुछ बना होता है, क्रोड होता है, क्लैडिंग होता है, ऐसे करके, ठीक है ना। अब इसमें एंट्री करेगा प्रकाश, ये प्रकाश एंट्री मारा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है बच्चों। क्या होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्रोड, ये जो क्रोड आप देख रहे हो ये बना होता है कांच या क्वार्ट्ज का, याद रख लेना, ये भी कांच या क्वार्ट्ज का बना होता है। और इसकी जो साइड वाले पार्ट जो आप ये देखते हो जो कि कवर की तरह रहता है, वो पॉलीयूरिथेन का बना होता है, पॉलीयूरिथेन का। तो भाई क्लैडिंग जो होता है पॉलीयूरिथेन का बना होता है। और ऑप्टिकल फाइबर जो होता है, ऑप्टिकल फाइबर, यह किस काम में आता है? क्या मैं बोल, हाँ, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के आधार पर काम करता है। और दूसरी बात की उपयोग की अगर बात करते हो तो चिकित्सीय जांच में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। चिकित्सीय जांच में प्रकाश के पाइप का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। हाँ, प्रकाश संकेत ट्रांसमिशन में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं, प्रकाशीय संकेत के रूप में, चिकित्सीय जांच के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। 2 उपयोग लिखना है, लिख सकते हैं आप सभी। कोई दिक्कत है? किसी को कोई समस्या है? नहीं ना? हाँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, मैं साइड हट गया हूं। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। हाँ जी, विकिरण के क्वांटम सिद्धांत, मैक्स प्लांक का नाम आपने सुना होगा। उनका कहना था कि जो प्रकाश होता है वो एनर्जी के पैकेट के रूप में चलता है, जिसको हम लोग फोटोन नाम देते हैं। प्रकाश
किसके रूप में? पैकेट्स के रूप में, बंडल के रूप में, जिसको हम लोग फोटोन कहते हैं। उसके पास हर एक पैकेट्स में एनर्जी होती है, और कितनी एनर्जी होती है? एच न्यू। मैक्स प्लांक ने बताया था। उनका यह कहना था कि जो विकिरण होता है उसका उत्सर्जन या अवशोषण जो ऊर्जा होता है वो सतत रूप से नहीं होता है, कंटिन्यूअसली नहीं होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। अर्थात जो उत्सर्जित या अवशोषित ऊर्जा होती है वो सभी मानों को एग्जिस्ट नहीं करेगी, सभी संभव मान नहीं दिखाएगी। जैसे हम लोग क्वांटमीकरण में पढ़ा था, क्वांटम में हमने क्या पढ़ा था? 2 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, लेकिन 5.5 इलेक्ट्रॉन नहीं। वैसे ही एनर्जी वाला रूप था। इन्होंने कहा था कि ई जो होता है एनर्जी, वो फ्रीक्वेंसी, यानी कि फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति, फोटोन की आवृत्ति पर डिपेंड करती है। ऐसे चला, हटा, एच कांस्टेंट लगा, फॉर्मूला बन गया ई बराबर एच न्यू। ई क्या हो गया? फोटोन की एनर्जी, फोटोन की ऊर्जा। न्यू क्या हो गया? आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी जिसको आप कहते हो, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। एच क्या हो गया बच्चों? प्लैंक नियतांक या प्लांक नियतांक, जिसका वैल्यू हो जाता है 6.626 गुना 10 की पावर -34 जूल सेकंड। जूल सेकंड हो जाएगा। हो जाएगा ना? चलिए, हाँ जी, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल में होता है फोटोन की एनर्जी। तो विकिरण का क्वांटम सिद्धांत वही था। मैक्स प्लांक का कहना था कि जो विकिरण होता है, रेडिएशन होता है, वो एनर्जी जो होता है वो पैकेट्स के रूप में, जिसको हम लोग फोटोन नाम देते थे। क्या नाम देते थे? फोटोन। यानी कि वो फोटोन की एनर्जी ई बराबर एच न्यू। और जो विकिरण की आवृत्ति होती है, उसका जो ऊर्जा होता है उसकी आवृत्ति के समानुपाती होता है। ई फॉर एनर्जी, न्यू से आवृत्ति, न्यू कहते हैं इसको। क्या पढ़ते हैं? न्यू, न्यू कहते हो इसको। ये हटा, समानुपाती का चिन्ह हटा तो बराबर का चिन्ह लगा और एच लग गया, जो कि कांस्टेंट है, नियतांक है। और इसी नियतांक को नाम रखा गया था प्लैंक नियतांक, जो कि इस ना वैल्यू के बराबर होता है 6.626 इंटू 10 के पावर -34 जूल सेकंड। क्लियर हो गया? फिर से मैं बता दिया आपको। अब यहां से ध्यान रखिएगा, प्लैंक नियतांक का बीमा भी पूछ सकता है आपसे, बीमा भी पूछ सकता है। तो अगर बीमा निकालना हो, क्योंकि देखियो ऑब्जेक्टिव में पूछा है भाई डायमेंशन, डायमेंशन अगर आपसे पूछे तो E बराबर एच न्यू होता है। तो एच अगर निकालते हो आप, अगर एच निकालते हो तो E बटा में न्यू, E का रखोगे तो Ml2T-2 और इसका हो जाता है T-1, Ml2T-2 +1 यानी कि Ml2T-1। ये होता है इसका, याद रखना सबको, Ml2T-1। आगे बढ़े, आगे बढ़े, बस हम आपको ज्यादा ये नहीं करने आए हैं, शॉर्ट में बस समझाना है। और एंड और नॉट गेट, अच्छा और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, ये आप पढ़े होंगे, ये आप पढ़े होंगे, बिल्कुल पढ़े होंगे। या फिर नहीं भी पढ़े होंगे तो लॉजिक गेट में सेमीकंडक्टर चैप्टर है, मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ना होता है। आइए हम लोग इसका चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले और गेट की बात होगी। और गेट का मतलब, और मतलब अथवा या, अथवा। देखो समझना लॉजिक क्या है इसका, इसका नाम ही है लॉजिक गेट, तो लॉजिक पे ही चलता है। कुछ इस तरीके का है, यहां पे ये स्विच, यहां पे ये स्विच, ठीक है। अब ऐसे हो गया, यहां पे हमने बल्ब लगा दिया, ये हमने बैटरी लगा दिया। क्या लगा दिया? ये अपना क्या हो गया? बल्ब। ये बल्ब है, ये हमारा स्विच हो गया, स्विच S1, स्विच 2। अब एक बात बताना, आपको इसमें लॉजिक गेट में दो ही चीज याद रखना है। एक होता है बच्चों इनपुट, क्या होता है? इनपुट। और एक होता है आउटपुट। इनपुट आउटपुट का मीनिंग यहां पे ये समझना कि इनपुट हमारे पास दो है, दो स्विच है तो दो इनपुट हुआ, और एक बल्ब है तो एक आउटपुट हुआ। हमें यह ध्यान रखना है कि अगर हम किस स्विच को ऑन करेंगे, किस स्विच को ऑफ करेंगे, तो बल्ब पे क्या असर दिखने वाला है। इनपुट हमारा दो होगा, या तो स्विच ऑन नहीं तो स्विच ऑफ।
आउटपुट में भी वही सिचुएशन होगा, या तो बल्ब जलेगा नहीं तो नहीं जलेगा। अच्छा, अगर नहीं जल रहा है और अगर ऑफ है तो उसके लिए हम 0 इस्तेमाल करेंगे। सबसे मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम 1। अगर बल्ब जल गया या स्विच ऑन हो गया इसका मतलब 1। तो स्विच ऑन है या बल्ब जल रहा है तो उसके लिए हम 1 इस्तेमाल करेंगे, या 0 का मतलब कि बंद है। 0 का मतलब क्या है बच्चों? बंद है, ऑफ है। तो आप देखो, हम यहां पे इनपुट और आउटपुट में बना रहे हैं। अपने पास इनपुट और आउटपुट, इस टेबल को हम ट्रूथ टेबल नाम इसलिए देते हैं, ट्रूथ, ये सत्य सारणी कहते हैं इसको, ये सच बात बताएगा। अपने पास एक ए और एक बी, इनपुट में मान लेते हैं ए और बी, और इधर आउटपुट को आप वाई देखोगे या सी, कुछ भी मिलेगा, अपना समझना है। आउटपुट से मीनिंग है कि बल्ब जलेगा कि नहीं, और इनपुट से मतलब है कि ये हम स्विच पे क्या करने वाले हैं, स्विच बंद होगा या स्विच ऑन होगा, ये क्या होगा हम करेंगे। अब देखो, अगर 0 है इसका मतलब स्विच ऑफ है, 0 है इसका मतलब स्विच ऑफ है। पहले दोनों स्विच को ऑफ कर देते हैं, कनेक्शन नहीं देते हैं। अब आप चैट सेक्शन में बताइए क्या होगा। आप चैट सेक्शन में बताओ, अगर ए स्विच और बी दोनों ही ऑफ है, स्विच ऑफ, ऑन नहीं है, कनेक्शन नहीं हुआ है, ऑफ है, तो बताओ हम इसमें क्या लिखे, 0 लिखे या 1 लिखे? 0 लिखे या 1 लिखे फटाफट। ये कौन है जी? ये एक ही मैसेज को बार बार कौन दे रहा है? रानी कुमारी, क्या मतलब आप लोग भी यार अजीब हाल है, क्या मतलब हद कर देते हैं आप, एक ही मैसेज को कॉपी पेस्ट करे जा रहे हैं, डिस्टर्ब। ये कौन सा तरीका है आप लोग का? प्लीज पढ़ाई पे फोकस। 0, वेरी गुड बच्चों, दोनों में 0। अब आप बताओ कि जब ये दोनों ऑफ है तो बल्ब जलेगा क्या? किसी भी तरीके से देखो, तो किसी भी तरीके से देखो, बल्ब नहीं जलेगा। नहीं जला तो ये भी 0, बल्ब नहीं जला, 0। अच्छा अच्छा सर, बड़ा खुश हो रहे हैं आप, कुछ होने वाला। अब मान लो हम इस स्विच को ऑफ रख देते हैं और इसको ऑन कर देते हैं, इसको ऑन कर देते हैं, तो बल्ब जलेगा क्या? अब आप बताओ, अब आप बताइए। मैं ऊपर वाले को ऑफ ही छोड़ दिया, 0 छोड़ दिया, अब इसको ऑन कर दिया, इसको ऑन का मतलब ये कर दिया, कनेक्शन हो गया, या बल्ब जलेगा, कह के इधर से ना जाए, यहां से तो पहुंच गया ना, बल्ब तो जलेगा ही जलेगा। अरे मैयो गे मैयो, ये सब कौची लिख दिए जी, सब 0 0 लिख दिए। अरे एक स्विच ऑफ है, ये ऑन है ना। तरी की जय रहो, कोची हो गया जी, हे भगवान, ए छठी मैया, इन सारे बच्चों पे कृपा करो, इन सबको सद्बुद्धि दो, और इनकी मतलब मेंटल पावर काफी ज्यादा करो, ये काफी तेज हो जाए सब पढ़ने में। यहां से भैया 2 सर्किट निकला, एक सर्किट में रास्ता बंद है, इधर से ना जाएगा, इधर से तो जाएगा ना। अब बोलो, अब क्या लिखोगे? 1 लिखो यहां पे, बल्ब जलेगा, बल्ब जलेगा। हाँ, अब चलिए, मैं इसको कर दिया, मैं इसको कर दिया ऑफ, इसको कर दिया ऑन, तो वो भी वही बात हुई सर, कोई एक ऑन करोगे ना, कोई इसको 1 इसको 0 करो तो भी ये बल्ब जलेगा, तो भी ये बल्ब जलेगा। अब चाहे आप दोनों का ही कनेक्शन कर दीजिए ना, दोनों 1 1, तो भी बल्ब जलेगा। ये है ट्रूथ टेबल, दिस इज द ट्रूथ टेबल ऑफ ऑर गेट। हम किसकी बात कर रहे हैं? ऑर गेट की। इसके नाम के पीछे क्या लॉजिक है? और का मतलब अथवा, इन दोनों में से कोई ए अथवा बी ऑन रखोगे तो इधर भी ऑन होगा, ए अथवा बी कोई भी एक होगा तो ये सबके सब 1 हो जाएगा। देखो, दोनों 0 तो आउटपुट भी 0, इधर दोनों में से एक 1 तो ये भी 1, ये भी 1 तो ये भी 1, ये 1 तो 1। मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम, देखो ये मिनिमम मैक्सिमम मैक्सिमम आया, मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम आया, मैक्सिमम मैक्सिमम मैक्सिमम। समझ में आ गया बच्चों? क्लियर हो गया? अब आपसे पूछा है बुलियन व्यंजक, ये एक एक्सप्रेशन, एक समीकरण देते हैं हम लोग। आप क्या किए, दोनों को जोड़ो, देखो ये आएगा मैथमेटिकली रूप में, 0 0 0 0 1 1 1 0 1, लेकिन 1 1 को 2 मत लिख देना,
वन वन का मतलब क्या है? मैक्सिमम मैक्सिमम मैक्सिमम। तो हम इसका बुलियन व्यंजक कैसे लिखते हैं? ए प्लस बी बराबर वाई, ये है बुलियन व्यंजक। ए प्लस बी बराबर वाई, ध्यान रखिएगा, सत्य सारणी है ये। और इसका जब आप बनाइएगा तो ऐसे बनाते हैं हम लोग सिंबल। ये इनपुट हो गया ए अथवा बी, और ये वाई आउटपुट हो गया। हाँ जी, क्लियर हो गया बच्चों? एक बार बता फटाफट से सभी कोई चैट सेक्शन में इसको नोट कर लो और इसका वो कर लो, स्क्रीनशॉट कर लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट। ठीक है रंजन शेर जी, एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं, करवाया जाएगा बिल्कुल, छठ पूजा बाद सब होगा। बुलियन एक्सप्रेशन ये पे है, ए प्लस बी इक्वल टू वाई। और देखो यहां से लॉजिक गेट से अच्छे खासे सवाल पूछे जाते हैं, इसको दिमाग में रखना पड़ेगा, सब कोई दिमाग में रखिएगा। चलिए हो गया स्क्रीनशॉट, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं एंड गेट की, इसको हटाते हैं बच्चों। एंड गेट की, देखो बल्ब जलता हुआ भेज दिया कोई लड़का चैट सेक्शन में। एंड गेट की बात करते हैं जी, एंड गेट की बात करते हैं। चलिए आइए इसको करते हैं खत्म। एंड के पीछे अब चलते हैं, ए एंड डी, एंड गेट वही होगा। ट्रुथ टेबल इसमें भी हम तैयार करेंगे, एक इनपुट होगा और एक आउटपुट होगा, ए बी और इधर वाई। अब देखो 1 2 3 और एक इधर बढ़ा लेते हैं 4, इस तरीके का। अब इसका जो अब सिंबल सर्किट देखोगे कुछ इस तरीके का, ये हमारा बैटरी हो गया और इधर हमने क्या लगा दिया, ये लगा दिया हमने बल्ब। क्या सर जी बल्ब अच्छा से बनाइए, क्या बना रहे हैं? अरे भैया समझ जाना, सब ये बल्ब है। ये हो गया स्विच S1। एंड गेट में ऐसा होता है, अपने पास दो इनपुट है, आउटपुट एक है वही। अगर मैं दोनों को खुला छोड़ दूं, स्विच ऑफ जा, दोनों 0, तो बल्ब जलेगा क्या? बल्ब जलेगा क्या? ना कहां से जलेगा? करंट जाएगा? नहीं जाएगा सर। क्लियर? मैं इसको ऑन कर देता हूं, इसको कर देता हूं ऑन, इसको क्या कर दिया? ऑन, यानी कि 1। इसको ऑफ ही रखते हैं तो बल्ब जलेगा? हे भगवान, कहां से जलेगा बच्चों? ना सर बिल्कुल नहीं, यहां से करंट आएगा, लेकिन यहां से क्या होगा? कोई सर्किट ऑन नहीं है, करंट फ्लो नहीं करेगा, इसके बाद नहीं जाने वाला, तो बल्ब अपना नहीं जलेगा, बल्ब अपना नहीं जलेगा। अब चलो, अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूं, इसको ऑन कर देता हूं, तो इसको ऑन करने से क्या फायदा है गुरुजी? इधर से लाइट आएगा तब तो, करंट इधर से आएगा तब तो इधर आएगा, वो भी खत्म। यानी इसको 0 इसको 1 करोगे तो भी ये खत्म है, बल्ब जलने वाला है नहीं। हाँ एक काम हो सकता है, जब दोनों को ऑन करोगे तब जाके बल्ब जलने वाला, जब आप दोनों को ऑन करोगे, दोनों 1। यानी इस सिचुएशन में आप क्या देख रहे हो? इस सिचुएशन में देख रहे हो कि ए और बी में से कोई भी एक खत्म तो खत्म, 0 तो सब 0। एंड इसीलिए इसको रखा गया है, एंड इसीलिए रखा गया है। और इसमें देखो 0 इंटू 0 बराबर 0, लगभग मैथमेटिकली, लेकिन ये इंडिटरमिनेट फॉर्म होता है, आप समझिएगा। 1 इंटू 0 करोगे तो 0 आएगा, 0 इंटू 1 करोगे तो 0 आएगा, 1 इंटू 1 करोगे तो 1 आएगा। अर्थात ये मैथमेटिकल रूप से इसको फॉलो कर रहा है, इंटू को फॉलो कर रहा है, तो ये इसका बुलियन व्यंजक हो गया। एंड गेट का बुलियन एक्सप्रेशन आपको ये लगाना है, और इसका जो सिंबल होता है वो ऐसे होगा, इनपुट ए बी और ये आउटपुट आपका वाई, सिंबल। ट्रुथ टेबल याद रखिएगा, कोई भी एक 0 तो तीनों रिजल्ट 0, 1 दोनों तब जाके 1। क्लियर हुआ क्या? क्लियर हुआ क्या? यस और नो में फटाफट से बता दीजिए। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, और गेट, एंड गेट और नॉट गेट, इन तीनों को हम लोग कहते हैं मूल गेट, यानी कि बेसिक गेट यही होता है।
और नॉट को मिला करके नॉर बनाया जाता है, एंड और नॉट को मिला करके नैंड बनाया जाता है। अब नॉट गेट का मतलब क्या है? निगेटिव, 1 का 0, 0 का 1, निगेटिव। इसका बस निगेटिव होता है, ध्यान रखिएगा। ये नॉट गेट है, 1 का 0, इधर से ए तो इधर उल्टा, ए बार उल्टा, 0 1 1 0, ये हो गया आपका नॉट गेट। क्लियर हो गया होगा? चलिए फटाफट से ले लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं। आवर्धन एवं आवर्धन क्षमता में क्या अंतर है? अब ये तो आप पढ़े ही होंगे। क्लियर हुआ बच्चों? टाइम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, टाइम जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, आप देख सकते हैं। टाइम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है प्यारे बच्चों, टाइम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला गया है। चलिए ठीक है। आवर्धन, मैग्निफिकेशन एंड मैग्निफिकेशन पावर। आवर्धन क्या होता था? प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में बिंब की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, लेकिन जो इनके द्वारा दर्शन कोण बनता है, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा जो आंख पे दर्शन कोण बनता है वो, तथा वस्तु द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है आंख पर, उसका दर्शन कोण, उसका अनुपात क्या कहलाता है? आवर्धन क्षमता। ये दोनों का आप डिफिनेशन लिख दीजिए, काफी है। ये फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। ये क्या होता था? m बराबर, आप H2/H1 लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? H2/H1, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में बिंब की ऊंचाई। लेकिन आवर्धन क्षमता की अगर हम बात करते हैं, आवर्धन क्षमता m बड़ा M बराबर, आवर्धन क्षमता क्या होता है? अंतिम प्रतिबिंब के द्वारा, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर, अंतिम प्रतिबिंब के द्वारा जो दर्शन कोण बनेगा, आंख पर दर्शन कोण, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण बटा में वस्तु के द्वारा आंख पर बना, वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण। ठीक है, बीटा बाई अल्फा, जिसको हम लोग हाँ समझने के लिए था, m बराबर बीटा बाई अल्फा, हम इसको मान लेते थे बीटा बाई अल्फा। ये कुछ इस तरीके का ये अंतर है, और डिफिनेशन आपके सर जरूर लिखवाए होंगे, पढ़े होंगे आप। ठीक है ना? साउंड आ रहा है बच्चों? साउंड आ रहा है ना? ठीक है ना? हेलो चेक, हेलो चेक। कुछ बच्चे साउंड प्रॉब्लम लिख देते हैं तो आदमी परेशान हो जाता है। चलिए ये भी हो जाएगा, इसको रख लीजिएगा आप। संधारित्र की धारिता से आप क्या समझते हैं? संधारित्र की धारिता जो होती है, देखिए, किसी चालक में आवेश को धारण करने की क्षमता, किसी चालक में आवेश को, ऑडियो कम कर, किसी चालक में आवेश को किसी चालक में आवेश को धारण करने की क्षमता को धारिता कहते हैं। यह आवेश तथा विभव के अनुपात के बराबर बिल्कुल होता है। धारिता C बराबर Q बाई V, C बराबर Q बाई V फॉर्मूला आपको पता है। किसी चालक में आवेश को धारण करने की क्षमता को संधारित्र की धारिता कहते हैं, और यह आवेश तथा विभव के अनुपात के बराबर होता है। इसका मात्रक क्या होगा? आवेश का मात्रा कूलम बटा में ये क्या है? कूलम बटा में क्या है? वोल्ट होगा ना, कूलम प्रति वोल्ट होगा। यहाँ पे टाइपिंग एरर है, कूलम प्रति वोल्ट होगा।
हाँ, कोई कंडक्टर है, चार्ज कितना कलेक्ट कर सकता है, कितना इकट्ठा कर सकता है, उसकी कैपेसिटी को हम लोग कहते हैं कैपेसिटांस। आवेश कितना वो धारण कर सकता है, धारण शब्द से धारिता बना है, कैपेसिटांस यानी कि कैपेसिटी कहते हैं, कैपेसिटर संधारित्र, कैपेसिटर कैपेसिटांस ये कैपेसिटी वर्ड से बना है। धारण करना यानी कि क्षमता, कितना बर्दाश्त कर सकता है वो, तो कोई भी कंडक्टर कितना आवेश धारण कर सकता है उसकी हम क्षमता को क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं, धारिता कैपेसिटी। सी बराबर क्यू बाई भी। ये सब 2 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा इसमें परेशान नहीं होना, लेकिन ध्यान रखना है बूंद बूंद से तालाब भरता है। किसी चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, कौन कौन से कारक होते हैं जो किसी चालक की धारिता को प्रभावित करते हैं। किसी चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला चीज आप देख सकते हैं कि किसी भी चालक की धारिता को प्रभावित करने वाला जो कारक होता है वो चालक का क्षेत्रफल, चालक का क्षेत्रफल होता है। सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी आप पढ़े हो, सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। एरिया प्रभावित जरूर करेगा, एरिया बढ़ेगा तो सी भी बढ़ेगा, एरिया घटेगा तो सी घटेगा, यानी कि क्षेत्रफल का असर जरूर है। अब चालक के निकट आप दूसरा चालक ला रहे हैं, वो कैसा है, अनावेशित है, आवेशित है, किस प्रकृति का है, उस पर भी वो डिपेंड कर रहा है। तीसरी चीज कि भाई चालक के चारों ओर माध्यम की प्रकृति कैसी है, किस तरह का माध्यम है, इस बात पर भी चालक की धारिता डिपेंड करती है। यहां पे ध्यान रखिएगा, ये तीनों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो सभी बच्चे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से जल्दी से फटाफट हाँ जी ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला, धारा घनत्व से क्या समझते हैं आप। देखिए धारा घनत्व का फॉर्मूला आपको पता है, जे बराबर आई बाई ए, आई बाई ए। फॉर्मूला से आप डेफिनेशन लिखो, किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को क्या कहते हैं, धारा घनत्व। आंसर में क्या लिख सकते हैं, किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के परिमाण को क्या कहेंगे, चालक का धारा घनत्व कहते हैं। करंट डेंसिटी कहते हैं बच्चों इसको जे से सूचित करते हैं, जे बराबर आई बटा में ए, जे बराबर आई बटा में ए। अगर इसका मात्रक निकालो यूनिट तो क्या निकल जाएगा, आई हो जाता है, एम्पियर बटा में एरिया है तो मीटर स्क्वायर, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। इसको देख लीजिए, धारा घनत्व हो गया जे बराबर आई बटा में ए। इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं बार बार बोल रहे हैं इंग्लिश मीडियम सर, बाबू मैं क्या बताऊं अब आप लोग को। आपके पास नोट्स वगैरह तो होना चाहिए ना, बस आप क्वेश्चन पे फोकस करो। ये करेंट डेंसिटी है और जो टर्म है वो तो मैं बोल ही रहा हूं, इलेक्ट्रिक करेंट पर यूनिट एरिया ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड करेंट डेंसिटी। ठीक है ना, ठीक है आगे चलते हैं। 11 हो गया, 12 नंबर सवाल पे शक्ति गुणांक, पावर फैक्टर, जो कि अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर के अंदर पढ़ना होता है। ये कॉस फाई को कहते हैं। जब आप अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर पढ़िएगा तो उसमें पढ़िएगा एक आभासी माध्य शक्ति और एक होता है यथार्थ माध्य शक्ति, जो कि एक रियल वाला होता है वास्तविक और एक काल्पनिक। यथार्थ का मतलब सत्य होता है। तो यथार्थ माध्य शक्ति बट्टा में, हाँ जी यथार्थ माध्य शक्ति बट्टा में आभासी माध्य शक्ति। तो हम कहेंगे किसी प्रत्यावर्ती
परिपथ के किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के यथार्थ का मतलब रियल, यथार्थ माध्य शक्ति और एक कल्पना वाला आभासी माध्य शक्ति के अनुपात को शक्ति गुणांक यानी पावर फैक्टर कहते हैं। शक्ति गुणांक कहते हैं। ठीक है, ये cos फाई होता है। R बराबर जेड कह सकते हो आप इसको, आप प्रतिरोध बटा में प्रतिबाधा भी लिख सकते हैं। वैसे हालांकि यहाँ पे आपको जब परिभाषा लिख लिए हैं तो फॉर्मूला लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पे शक्ति गुणांक बराबर यथार्थ माध्य शक्ति बटा में आभासी माध्य शक्ति। ठीक है ना, इसको नोट कर लेंगे आप लोग। ये फॉर्मूला हो गया आपका, ये क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की यथार्थ माध्य शक्ति और आभासी माध्य शक्ति जो कि cos फाई होता है। cos फाई बराबर क्या लिख सकते हो, R/Z। प्रतिरोध बटा में प्रतिबाधा। ठीक है, क्वेश्चन इंग्लिश में हम दे देंगे। व्हाट इज पावर फैक्टर? मैं बोल देता हूं तो भी आप लिख लो, अगर यहां पे दिखे या ना दिखे मैं बोल दिया तो आपका काम हो जाना चाहिए। प्यारे बच्चों, इंग्लिश मीडियम के बच्चे, क्षमा चाहते हैं आप लोग से। आप सब हमारे दिल में हो, दिल के करीब हो, दिल में हो। चलिए, ये हो गया। अगला बढ़ते हैं 30 नंबर सवाल में। ट्रांसफार्मर का क्रोड परतदार क्यों बना होता है? ये भी बड़ा कमाल का सवाल है। ट्रांसफार्मर का जो क्रोड होता है वो परतदार क्यों बना होता है? परतदार समझते हैं आप लोग? लैमिनेटेड जिसको कहा जाता है। ऐसा होता है कि ट्रांसफार्मर के क्रोड में फ्लक्स चेंज होता है। समझना, फ्लक्स बदलने की वजह से भांवर धाराएं उत्पन्न होती है। एडी करंट वहां पे उत्पन्न होगा। भांवर धाराएं जब उत्पन्न होगी तो वो वहां पे उष्मा उत्पन्न होगा और उष्मा क्षय होगा। एनर्जी जो है लगातार, ऊर्जा तो है जो है उष्मा के रूप में क्षय हो जाएगा। उस क्षय को, उस लॉस को, उस हानि को कम करने के लिए अथवा रोकने के लिए उसको लैमिनेटेड कर दिया जाता है, परतदार बना दिया जाता है ताकि वो ऊर्जा का क्षय न हो। इसका आंसर आप देखो यहां पे मैं लिख चुका हूं। ट्रांसफार्मर के क्रोड में फ्लक्स के परिवर्तन के कारण फ्लक्स चेंज होता है। फ्लक्स के चेंज होने के कारण वहां पे एडी करंट वहां पे उत्पन्न होगा, भांवर धाराएं उत्पन्न होती है जिससे विद्युत ऊर्जा का क्षय होता है। एनर्जी उष्मा के रूप में क्षय होगा। इसी क्षय को कम करने के लिए क्रोड को परतदार बनाया जाता है। नोट कर लेना सब कोई, बड़ी कमाल का ये सवाल होता है, बड़ी कमाल का सवाल होता है। ठीक है ना? क्वेश्चन इसका हो जाएगा, व्हाई द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर इज लैमिनेटेड। ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो समझ में आ गया? यस और नो? फटाफट से सभी बच्चे बता दो। क्योंकि ट्रांसफार्मर का जो क्रोड होता है उसमें फ्लक्स चेंज होता है। चेंज होने की वजह से भाई भांवर धारा उत्पन्न होगी जो कि उष्मा के रूप में ऊर्जा का क्षय करेगा, हानि होगा, लॉस होगा। इसे रोकने के लिए, उसे कम करने के लिए क्रोड को लैमिनेटेड बनाया जाता है। कार्यफलन क्या होता है? अब ये क्या हो गया? कार्यफलन क्या होता है जिसको हम लोग कहते हैं वर्क फंक्शन? क्या कहते हैं? वर्क फंक्शन। इसको ध्यान रखिएगा, ये हो गया वर्क फंक्शन। कार्यफलन इलेक्ट्रॉन को, परमाणु के अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है
उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो हम काम करेंगे, जितना एनर्जी हम उस पर काम करेंगे, उसको कहते हैं कार्यफलन। वर्क फंक्शन उसी को कहा जाता है। किसी परमाणु के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए किया गया कार्य वर्क फंक्शन कहलाता है, अर्थात कार्यफलन कहलाता है। चलिए बताइए, किसी को कोई दिक्कत नहीं? थोड़ा बहुत आप लिखने का भी प्रयास कीजिए, नहीं लिखिएगा तो कैसे होगा काम? लिखना तो पड़ेगा भाई। चलिए हो गया। हाँ, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, किसी भी धातु की सतह से या परमाणु के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो कार्य किया जाता है उसको कार्यफलन कहते हैं, जिसको हम लोग फाई से सूचित करते हैं। फाई से हो गया कार्यफलन भी क्लियर हो जाएगा। क्रांति कोण को बिल्कुल याद रखिएगा। क्रांति कोण क्या है, बस कॉन्सेप्ट समझ लो। अपने पास सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश को भेजना है। ये हमारा हो गया ऊपर वाला माध्यम, विरल माध्यम, और नीचे वाला जो हमारा माध्यम हो गया विरल माध्यम, ये ऊपर वाला हो गया, और नीचे वाला हमारा हो गया सघन माध्यम। अब जब सघन से विरल में प्रकाश प्रवेश करता है तो अभिलंब से दूर भाग जाता है। ऐसे हम डालेंगे तो वो अभिलंब से दूर भागेगा। इस बार डाला ऐसे, ऐसे हो गया। इस बार गया तो इसी पे निकल गया। हम इसको बता रहे हैं कैसे, एगो एरो एगो। एक मिनट बच्चों रुक जाओ। हाँ, एक वाला इधर, दो वाला ये है, तीन वाला ये है। देखिए ये फाइनली इधर से आता है आपतन कोण और ये होता है अपवर्तन कोण। आपतन कोण, ये अपवर्तन कोण। तो यहां पे अपवर्तन कोण देख तो, अपवर्तन कोण देखो तो भाई ये 90 डिग्री हो गया। कितना डिग्री हो गया? 90 डिग्री। तो अपवर्तन कोण 90 डिग्री होने के लिए जो इधर आपतन कोण हुआ है यही कहलाता है क्रांति कोण, आईसी। आईसी क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल जिसको कहते हैं क्रांति कोण। तो हम क्या लिखेंगे, जब प्रकाश सघन से विरल में प्रकाश जब प्रवेश कर रहा हो तब अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होने के लिए संगत आपतन कोण को क्रांति कोण कहते हैं। मैं लिख देता हूं यहां पे आंसर में, प्रकाश जब सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तब अपवर्तन कोण का मान, अपवर्तन कोण यानी कि इधर रिफ्रैक्टिव एंगल का मान कितना डिग्री होने के लिए? 90 डिग्री होने के लिए, 90 डिग्री होने के लिए जितना कोण पे ये 90 होता है इसी कोण को, तो ये तो आपतन कोण हो गया, ये अपवर्तन हो गया। प्रकाश जब सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तब अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होने के लिए संगत आपतन कोण को, संगत आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। क्रांतिक कोण यानी कि आईसी, आईसी कहते हैं। बना लीजिए, फिगर भी बना लीजिए और भाषा भी लिख लीजिए। क्लियर हो गया प्यारे बच्चों? क्लियर हो गया, समझ गए? आप लोग को क्वेश्चन भी मिल जाता है तो बड़ा ही मजा आ जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि बच्चे क्वेश्चन भी ज्यादा खोजते हैं कि कौन वीवीआई है, तो भाई हम उसको कंप्लीट कर लेंगे। आप लोग को तो मैं एक्सप्लेनेशन भी यहाँ दे रहा हूँ, कोशिश रहेगा आगे भी इस तरह के कई सारे वीडियोस आएंगे जिसमें आपको मैं वीवीआई क्वेश्चन पे फोकस कराऊंगा। आप पढ़ाई कर रहे हो, सीरियल वाइज सीक्वेंस में हो, वो पढ़ते रहना है। जो भी टॉपिक है पढ़ते रहो। स्क्रीनशॉट ले लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो।
देखो ये क्या होता है, सघन से विरल में प्रवेश कराना है। ध्यान रखिएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो, क्रांतिकोण हो, इन टर्म को डिफाइन करने के लिए, परिभाषित करने के लिए सघन से विरल में ही प्रकाश को भेजना है आपको। ठीक है, तो ये देखो गया, दूर से दूर भागेगा, अभिलंब ये है नॉर्मल, अभिलंब से दूर भागेगा, ऐसे गया भाग गया, फिर गया भाग गया, फिर गया, अब तो भाग गया तो इसी पे आ गया, ऐसा कुछ होगा ना। इस तरह का एंगल तो इधर जरूर होगा कि भाई इसी पे सतह पे ही क्या हो जाए, अपवर्तन जो है अपवर्तन कोण यहाँ पे बने 90 डिग्री का। ठीक है ना, अपवर्तित किरण, ये आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण, तो अपवर्तित किरण इस सतह पे ही निकल जाए, माध्यम का जो सतह है उसी पे, तो भाई 90 डिग्री हो गया। अर्थात ये वाला जो कोण कहलाता है वो कहलाता है अपवर्तन कोण, और ये आपतन कोण है। क्या है, आपतन कोण। तो अब आप सोच रहे हो क्या सर आपतन कोण को ही क्रांतिक कोण कहेंगे? जी हाँ, लेकिन सभी आपतन कोण को क्रांतिक कोण नहीं कहेंगे, सिर्फ हम उस आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहेंगे जिस आपतन पे अपवर्तन का मान 90 डिग्री, जिस आपतन कोण पर अपवर्तन कोण का मान, जिस इंसिडेंस एंगल पे रिफ्रैक्टिव एंगल जो होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जिसकी हम बात करते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का वैल्यू, अपवर्तन कोण का वैल्यू 90 डिग्री हो, उसी आपतन कोण को क्रिटिकल एंगल यानी कि आईसी अर्थात क्रांतिक कोण कहेंगे। चलिए ठीक है बच्चों, मिलेंगे फिर अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। क्लासेस कल से रेगुलर हो रही है, फिर छठ पूजा है, उसके अनुसार हम लोग क्लास को रिशेड्यूल रखेंगे। आपके घर भी छठ पूजा हो रही है, जिसके जिसके घर हो रही है छठ पूजा की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। विद्याकुल परिवार और साइंस संग्रह की टीम से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं छठ पूजा की। माता जो है छठ मैया जो है आप सबों को आगे बढ़ाएं, स्वस्थ और सुखमय जीवन की मंगल कामनाएं। आप निरंतर आगे बढ़ते रहें, मेहनत कीजिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और देखते रहिए प्यारा सा अपने यूट्यूब चैनल साइंस संग्रह का वीडियोस, और ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों तक शेयर करें, तभी हमें खुशी मिलती है। और ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिएगा आप सभी कोई, तब हम लोगों को मोटिवेशन और एनर्जी मिलती है। कल से आर्ट साइंस वाले जो भी क्लासेस है वो चलती रहेगी, और पर्व के हिसाब से क्लासेस बीच में 1-2 दिन बंद भी होती है क्योंकि छठ पूजा है, तो छठ पूजा के 1-2 दिन क्लासेस जो है वो ऑफ रहेगा, फिर उसको हम लोग आगे मैनेज कर लेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। इंतजार रहेगा आप सभी के कमेंट्स का, जितना हो सके आप लोग ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को, अपने दोस्तों तक ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। थैंक यू सो मच। माता रानी से विनती है कि आप सब आगे बढ़ें, स्वस्थ रहें, और आपको अपने माता पिता, परिवार, सर्व समाज का प्यार दुलार आशीर्वाद मिलता रहे, आप खूब आगे बढ़िए। थैंक यू, लव यू।